नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में, जिसमें फर्जीवाड़े की खबरें आ रही हैं। ये फर्जीवाड़ा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस प्रकार का हुआ है, इन सभी बातों पर हम गौर करेंगे। गौर करने से पहले एक बार यह भी समझ लेना ज़रूरी है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है। साथ ही साथ यहाँ पर इन सभी पहलुओं पर हम विचार करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फर्जीवाड़े देखने को मिले हैं। उनसे पहले यहाँ पर देख लें कि संस्कृति आईएएस के कुछ कोर्सेज पर 50% का छूट दिया जा रहा है। ये छूट स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया जा रहा है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यह जो सुविधा दी जा रही है यह 13 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक ही वैलिड है। साथ ही साथ कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पर देखें, लाइव कोर्स पर, ऑनलाइन कोर्स पर, पेन ड्राइव कोर्स पर, डीएलपी प्रोग्राम पर भी यह एप्लीकेबल है। साथ ही साथ अब यहाँ पर बात होगी कि कौन कौन से कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। तो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स आप परचेज कर सकते हैं 50% की छूट के साथ। यूपी पीसीएस के लिए जो फाउंडेशन कोर्स है वो ले सकते हैं। बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स कोर्स ले सकते हैं। एनसीईआरटी कोर्स ले सकते हैं। और वैकल्पिक विषय जिसमें इतिहास और भूगोल दोनों शामिल है, आप इसे ले सकते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृति आईएएस की तरफ से ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। अगर आप इस सुविधा का भी लाभ लेना चाहते हैं तो लाभ ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें क्या क्या बातें हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट फॉर द डेड, डिस्चार्ज बिफोर सर्जरी एंड द मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, सीएजी जो है अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने रिपोर्ट दी है और उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है, उसका खुलासा इन्होंने किया है। जब हम सीएजी की बात कर रहे हैं तो संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत हैं और ध्यान ये रखना है कि यह संसद द्वारा जो अनुमोदित जितने भी योजनाओं के लिए अनुमोदन किया गया है, पैच संसद के द्वारा जितनी भी योजनाओं के लिए अनुमोदन किया गया है उससे संबंधित ये ऑडिट करने का काम करते हैं। इन्हें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहा जाता है। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि नियंत्रक इस तरह की जो फर्जीवाड़े की घटनाएं हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है, अर्थात खुलासा करता है। महालेखा अर्थात इसका मतलब यह है कि यह सभी अर्थात केंद्र और राज्य से संबंधित जो खर्चे हैं उनको ये व्यवस्थित करने अर्थात उसका लेखांकन करने का काम करते हैं। तो अब बात यहीं पर आती है कि यह रिपोर्ट किसको देते हैं। तो यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखवाते हैं। तो इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे बात ये बताई गई है कि इससे संबंधित जो प्रमुख बिंदु हैं, क्या क्या फर्जीवाड़े देखने को मिले हैं। तो ये बताया गया है कि 7.50 लाख लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर हैं। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि इतने जो घर हैं उनमें परिवार का जो आकार है वो बताया गया है कि 11 से लेकर के 201 सदस्य। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस योजना के तहत जो परिवार की बात कही गई है, एक परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। उस इलाज में और उस परिवार में परिवार की जो परिभाषा है वो परिभाषित नहीं की गई है। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर ये देखा गया है कि एक परिवार में 11 सदस्य तो समझ में आता है, लेकिन 201 सदस्य ये थोड़ा हाइपोथेटिकल लग रहा है। साथ ही अस्पष्टता का लाभ अर्थात ये जो यहाँ पर कहा गया है परिवार की परिभाषा जो नहीं दी गई है, उस अस्पष्टता का लाभ उठाते हुए लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। तो इससे संबंधित बातें ये बताई गई हैं कि जो इसमें खुलासा हुआ है, कुछ अन्य खुलासे इसके अलावा एक मरीज को एक समय में कई अस्पतालों में भर्ती होने से रोकने की कोई व्यवस्था इस योजना के तहत नहीं है। योजना जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, दरअसल उस उद्देश्य में खामी देखने को मिल रही है। उद्देश्य में खामी नहीं है, अर्थात इसके इम्प्लीमेंटेशन में खामी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, यानी कोई भी मरीज एक दिन में कई अस्पतालों में जाकर के योजना का फायदा लेता था।
साथ ही ऐसे मामले में जो छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब में मामले देखे गए हैं, अर्थात इस तरह के फर्जीवाड़े इन राज्यों में देखा गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है इलाज के दौरान इतने लोग 88,760 के बारे में कहा गया है मरीजों की मौत हुई जो योजना के तहत कार्ड धारक थे। अब यहाँ पर मौत हो गई है, फिर भी कार्ड धारक की बात कही जा रही है। साथ ही लेकिन इन मरीजों के इलाज से जुड़े कुल इतने का दावा मृत्यु के बाद भी किया गया। स्वाभाविक सी बात है कि यह बड़ा भ्रष्टाचार है। साथ ही साथ ये मामले ये बताया गया है कि ऐसे मामले जो मृत्यु हो गई है उसके बाद भी उनका इलाज किया जा रहा है। अब कैसे किया जा रहा है ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ बताया गया है, हरियाणा बताया गया है, झारखंड बताया गया है, केरल, मध्य प्रदेश, यहाँ पर अर्थात इन राज्यों में ये मामले देखे गए हैं। साथ ही 36 मामले ऐसे थे जिनमें 18 आधार नंबरों पर 2 रजिस्ट्रेशन थे, अर्थात 18 जो आधार नंबर है उनमें अलग अलग 2 व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं। साथ ही यह भी कहा गया है वहीं तमिलनाडु में 7 आधार नंबरों पर इतने रजिस्ट्रेशन किए गए थे। असम और झारखंड में 13 अस्पतालों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत भी की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। जब भ्रष्टाचार देखा गया, वो शिकायत हुई, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इतने शिकायतों में से केवल इतनी जो शिकायतें हैं उन्हीं का निवारण हुआ 15 दिनों के भीतर हुआ। और ये भी बताया गया कि इतने शिकायतों के निपटारे में देरी हुई, जबकि इतनी जो शिकायतें थी ये वेटिंग में थी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल जनवरी 2019 में जो ये योजना है इससे हट गया, लेकिन राज्य सरकार ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को इतने करोड़ की राशि वापस नहीं किया। कोई राज्य अगर इस योजना से वापस होता है तो इसका मतलब ये है कि उसे उसके तहत जो आवंटन किया गया है वो वापस कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। अब इन बातों को समझने के बाद ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसके बारे में समझ लेते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई है। नोडल एजेंसी इसकी कौन सी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। लक्ष्य क्या है? मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब उपलब्धता के साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर माध्यमिक और तृतीयक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है और मुफ्त में इलाज की बात कही गई है। यहाँ पर यह कहा गया है कि प्रति परिवार वार्षिक 5 लाख रुपए इलाज की सुविधा दी जाएगी। अब महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो लाभार्थी हैं उनका चयन कैसे किया जाएगा, तो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना जो 2011 की गई थी उसी के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और वो लाभार्थी इसके पात्र होंगे। यहाँ पर जो आप लोगों को समझने वाली बात है कि माध्यमिक और तृतीयक कहा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यहाँ पर 3 तरह की सेवाएं हैं। तो जब हम प्राथमिक की बात करते हैं तो मान लीजिए आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हुआ, पेट दर्द हुआ, इस तरह की कोई समस्या हुई, दांत टूट गया या दांत टूटने वाला है, तो इस तरह की जो भी सेवाएं दी जाएंगी प्राथमिक उपचार केंद्र पर उसे हम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं। अब बात आती है कि माध्यमिक या द्वितीयक भी कहा जाता है, इंग्लिश में सेकेंडरी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या सेवाएं दी जाती हैं और कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? जो प्राथमिक स्तर पर डॉक्टर को समझ में नहीं आया और समझ में आया, उसको लगा कि यह किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए, जैसे हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसी स्थिति में वो प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के डॉक्टर रेफर करेंगे कि यह बीमारी इस व्यक्ति को अर्थात इस स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो वहाँ पर वो जाते हैं और विशेषज्ञ को दिखाते हैं। विशेषज्ञ ने ये कहा कि ये जो समस्या है दरअसल इसका सर्जरी ही इलाज है या सर्जरी करने की आवश्यकता है। तो यहाँ आपने देख लिया कि विशेषज्ञता के स्तर पर सेकेंडरी, और जब सर्जरी की बात आई तो यहीं पर तृतीयक अर्थात जो टर्शियरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो यहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य को कवर नहीं किया गया है क्योंकि वो पहले से ही फ्री है। यहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक अर्थात माध्यमिक और तृतीयक टर्शियरी की बात आप कर सकते हैं, ये सेवाएं दी जा रही हैं। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। साथ ही साथ अब बात ये होती है कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। यह पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यहाँ पर सरकार की बात कही गई है।
दूसरी बात, कार्यान्वयन लागत की बात करें तो कार्यान्वयन, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 5 लाख देने में उसको हम 100 मान लेते हैं, 100%। तो 100% ये कहा गया है कि राज्यों और जो विधायिका वाले संघ शासित प्रदेश हैं वहां पर इस योजना का जो रेशियो होगा, 100 रुपये खर्च होता है तो उसमें से 60 रुपये केंद्र सरकार और 40 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन सभी राज्यों के लिए यह सामान्य नहीं है। तो उसके लिए क्या अनुपात है? इस अनुपात में यह बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट अर्थात जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जो सेवन सिस्टर कहा जाता है, उनके लिए, और जो हिमालयी राज्य या पहाड़ी राज्य भी कहते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ के लिए अनुपात रखा गया है। चूंकि यह दुरूह क्षेत्र है इसलिए यहाँ 90 और 10 का रेशियो रखा गया है। 90% जो धनराशि होगी उसका वहन केंद्र सरकार करेगी और 10% जो धनराशि है उस धनराशि का वहन यहाँ राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो बिना विधायिका वाले जो संघ शासित प्रदेश हैं वहां पर 100% केवल केंद्र सरकार को पे करना है, अर्थात इस योजना के लिए केंद्र सरकार देगी। साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है कि सीमा नहीं निर्धारित की गई है। किस बात की? तो परिवार का आकार कितना होगा ये कहीं नहीं मेंशन किया गया है और यही इस भ्रष्टाचार का कारण भी बना है। हालांकि और भी कारण है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसमें यह भी सीमा नहीं है कि कोई व्यक्ति कितने वर्ष का है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 90 ईयर ओल्ड है, उसको भी इसमें कवर किया जा सकता है। तो आयु नहीं और लिंग नहीं, आप इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सबकी बात कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसकी पोर्टेबिलिटी है। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आप थोड़े समय के लिए, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव के निवासी हैं, आपको इलाज करवाना है किसी अन्य देश के किसी अन्य कोने में और आप वहां पर कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करा सकते हैं, बशर्ते जिस आप हॉस्पिटल में कराएंगे वो हॉस्पिटल इस चेन में शामिल होना चाहिए, अर्थात इसके तहत अपने आप को सूचीबद्ध कराया है वो अस्पताल, तभी आप उस अस्पताल में सेवाएं ले सकते हैं। अब बात आएगी कि क्या केवल सरकारी अस्पताल में लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस योजना के तहत आप जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन अस्पतालों में भी आप सेवाएं ले सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो बात किया था उन सभी बातों को हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेवाएं कौन कौन सी दी जाएंगी। तो यहाँ पर दवाइयाँ दी जाएंगी, नैदानिक सेवाएं उपलब्ध होंगी, यहाँ पर फीस की और रूम शुल्क ये सभी सुविधाएं दी जाएंगी। ओटी और आईसीयू शुल्क भी यहाँ पर मुफ्त होगा उसके लिए। साथ ही अस्पताल में भर्ती होने के बाद, भर्ती होने से लेकर के 15 दिन तक ये सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी। कौन कौन सी सेवाएं इसमें शामिल हैं? जैसे नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज और दवाइयां, ये सब कुछ आपको मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। समस्या ये है कि जो मोबाइल नंबर की बात की गई कि एक ही मोबाइल नंबर से इतने लोगों को रजिस्टर किया गया था, अगर मोबाइल नंबर नहीं होता है, वो उपलब्ध नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मोबाइल नंबर का महत्व क्या है। जैसे डेटाबेस से लाभार्थी का अगर रिकॉर्ड निकालना हो तो आप कहीं पर जाते हैं, मान लीजिए आपको वो आईडी याद नहीं है जिस आईडी से आपका रजिस्ट्रेशन है, तो मोबाइल नंबर आप देते हैं अल्टरनेटिव और उस मोबाइल नंबर से आपकी पहचान हो जाती है और फिर आपकी आईडी भी वहाँ पर ट्रेस हो जाती है। तो पहली बात यह है, मोबाइल नंबर का ये महत्व है। बिना आईडी के अगर पंजीकरण डेस्क पर आप जाते हैं और संपर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर से आप संपर्क करते हैं। साथ ही मान लीजिए जो आयुष्मान कार्ड आपका बना है वो अगर खो जाता है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी की पहचान हो जाती है और लाभार्थी फिर इस सुविधा का लाभ ले लेता है। अब यहाँ पर एक बात हमने की थी कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है वो क्या करता है, उसकी इसमें भूमिका क्या है। तो लागू करने हेतु उसकी जिम्मेदारी है इस योजना को। तो कौन कौन सी? जो रणनीति बनाना, इस योजना से संबंधित तकनीकी और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना ताकि इस योजना को लागू किया जा सके, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाना जिससे इसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो सके, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ये कार्यक्रम है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि राज्य स्तर पर जितनी इस योजना को लागू करने की रणनीति भी बनाता है।
तो इससे संबंधित जो बातें थी उसको हम लोगों ने देख लिया, और इस तरह के जो फर्जीवाड़े हुए हैं उसका किस तरह से सरकार समाधान करेगी यह भविष्य में देखना होगा। फिलहाल जो सीएजी है उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, अब सरकार की बारी है कि वह इसमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।